यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये है सीटेड साइंस पेपर 2 का, और हम देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है हमारा, वो है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, क्या है लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन, आपको इस तीन पिक्चर से, तीन इमेजेस से आपको समझ में आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों, लाइट पहले तो क्या है? लाइट एक सोर्स है या फिर एक फॉर्म है, एक एनर्जी है। क्या है लाइट? सूरज से हमें मिलती है रोशनी, लाइट जिसे हम कहते हैं, किरणें जिसे हम कहते हैं। हम अगर टॉर्च जलाते हैं तो वहाँ पर आपको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है। आप अगर कोई आग जलाते हैं तो वहाँ से आपको लाइट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसके बाद अगर हम शैडो की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आपको सेकंड पिक्चर में यहाँ पर आपको दिख रही है, देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सेकंड पिक्चर में, ये है शैडो। यहाँ से एक टॉर्च को ऑन किया गया और इस टॉर्च की रोशनी इस लेमन के ऊपर डाली गई, तो यहाँ पर आपको ये जो डार्क पैच जो नज़र आ रहा है, ये है शैडो, जिसे हम परछाई भी कहते हैं, जिसे हम छाँव भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर आप थर्ड पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर थर्ड इमेज जब देखेंगे, तो ये है रिफ्लेक्शन। एक नीचे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, जिसे हम आईना कहते हैं या दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से टॉर्च की रोशनी यहाँ पर डाली गई, ये जो एरो का आपको निशान लग दिख रहा है यहाँ पर, ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, जो आकर यहाँ पर टच हो रही है, यानी कि मिरर पर गिर रही है। अगर हम कोई टॉर्च लेते हैं और टॉर्च लेकर हम मिरर पर या दर्पण पर हम जैसे मारते हैं, ऐसा उसके ऊपर डालते हैं रोशनी को, तो वहाँ से वो टॉर्च की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, वो टकरा कर वापस बाउंस बैक होती है, जैसे कि यहाँ पर हो रही है। यहाँ से रोशनी आई टॉर्च की और यहाँ से रिटर्न गई, तो ये जो कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो रे कहलाएगी, जो किरणें जो आ रही है टॉर्च की, तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, और ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। जो बीच में जो नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है नॉर्मल रे। और यहाँ पर जो एंगल बनेंगे इंसिडेंट रे के नियर, नज़दीक में जो एंगल बनेगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो एंगल बनेंगे यहाँ पर, और एक पॉइंट रहेगा जिसे हम P से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, और कंपलसरी आपको यहाँ से एक मार्क इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है। थोड़ा लेंदी है, हम यहाँ पर MCQs भी देख लेंगे और इससे हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, MCQ के। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड। अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले इसी कंसेप्ट को। समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है, क्या कहलाती है? हमने टॉर्च से किसी मिरर के ऊपर, किसी दर्पण के ऊपर हमने इस तरह से, जब उसके ऊपर हमने टॉर्च की रोशनी डाली, तो वो जो रोशनी कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी? ऑप्शन ए है रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन बी है इंसिडेंट रे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी कि परावर्तित किरण, अपतित किरण, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इज़ कॉल्ड। जो प्लेन मिरर के ऊपर जो किरणें, उसकी जो प्रकाश गिर रहा है, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे दोस्तों, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जो वहाँ से टकरा कर जो रिटर्न होती है, बाउंस बैक हो रही है, वापस जा रही है, तो वो कहलाएंगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। तो क्वेश्चन 1 था इंसिडेंट रे का। क्वेश्चन सेकंड देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन इज, यानी वो वस्तु जिसका समय का प्रकाश नहीं है, क्या कहलाता है? शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब, स्टार्च, या फिर लाइटेड मैच बॉक्स, यानी कि चमकता हुआ दर्पण, प्रकाश बल्ब, तारा, और जलता हुआ माचिस। क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी उसकी खुद की लाइट नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए ऑप्शन डी क्या दे रहा है, जलता हुआ माचिस। तो माचिस अगर जल रही है तो उसकी लाइट, उसकी रोशनी भी होगी, तो ये तो यहाँ से कट गया।
अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो स्टार जो है तो ये रात में चमकते हैं तारे, हमको दिखते हैं, तो इनकी खुद की लाइट होती है। और लाइट या बल्ब जो होता है, प्रकाश का जो बल्ब होता है हमारा, तो उसकी भी अपनी खुद की लाइट होती है। लेकिन शाइनिंग मिरर जो है दोस्तों, शाइनिंग मिरर की उसकी अपनी लाइट नहीं होती। हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अगर उससे लाइट डालते हैं उसके ऊपर तो वो वापस चली जाती है, लेकिन शाइनिंग मिरर की कोई लाइट नहीं होती। तो ये इसका राइट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सी अदीप्त वस्तु है। देखिए ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। एक होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल जो चमकते हैं, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, तो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस हम उसे कहेंगे जिसकी अपनी लाइट नहीं होती। अब अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन ए है टॉर्च, यानी कि मशाल, या फिर टॉर्च एक नॉर्मल चीज़ है, कोई भी समझ सकते हैं। बी है सन यानी सूरज। सी है इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि बिजली की रोशनी। और डी है चेयर। तो अगर हम टॉर्च की बात करेंगे दोस्तों तो उसकी अपनी लाइट होती है, सूरज की बात करेंगे तो उसकी भी अपनी एक रोशनी होती है, और इलेक्ट्रिक लाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसकी भी अपनी लाइट होती है। लेकिन चेयर जो है दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, जो कि नॉन लुमिनस है, जिसके अंदर शाइनिंग नहीं होती, जिसके अंदर चमक नहीं होती, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं होती। कुर्सी हो गया, कपड़े हो गए, माइक हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती या उत्सर्जित नहीं करती कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है लुमिनस, ऑप्शन बी है नॉन लुमिनस, ऑप्शन सी है ओपेक और ऑप्शन डी है ट्रांसलूसेंट। देखिए अब हमने लुमिनस और नॉन लुमिनस का तो देख लिया है, यहाँ पर और दो ऑप्शन दे रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कैटेगरी वाइज अगर ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, जैसे कि कांच, अगर कांच की खिड़की है, अगर ग्लास है कांच का, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम क्लियरली देख रहे हैं। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के सामने जो कांच होता है, जो ग्लास होता है, कार के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें आर पार सारी चीज़ें नज़र आती है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम क्लियरली नहीं देख सकते, दिखता तो है हमें लेकिन क्लियर नहीं दिखता, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर जो होता है, या फिर कोई ऐसा ग्लास है जिसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है ज़्यादातर, लेकिन उससे हम देख तो सक रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख रहे हैं, दिख रहा है हमें, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, यानी कि वॉल हो गया, वॉल के हम उस साइड में, दीवार के हम उस साइड में नहीं देख सकते, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती या उत्सर्जित नहीं करती, तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए ऐसी चीज़ें जो अपना खुद का प्रकाश नहीं देती, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। एक है ल्यूमिनस, लुमिनस यानी कि चमकदार। उसके बाद है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस यानी कि अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं जो होती है दोस्तों, ये अपना खुद का प्रकाश या फिर प्रकाश नहीं देती या फिर उत्सर्जित नहीं करती, तो हम उसे कहेंगे नॉन लुमिनस। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा बी, अदीप्त वस्तुएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है, जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या ऐसे कोई चीज़ होती है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि पारदर्शी जिसे हम कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि वही वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट यानी कि जिससे हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली हमें कुछ नज़र नहीं आता। नन ऑफ दिस का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। Substances through which light can pass partially and things cannot be seen clearly through them are, यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है और उनमें से वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती। यानी कि substances through which light can pass partially and things cannot be seen clearly through them, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके पार लाइट तो जा रही है, कुछ लाइट जा रही है और कुछ लाइट वहाँ पर रुक रही है और वहाँ से हम कुछ चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, तो हमें ज़्यादा क्लियरली वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम कहेंगे पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट दोस्तों। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, Which of the following are transparent or allows lights to pass through it? निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी है या प्रकाश को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर बताना है आपको कि ट्रांसपेरेंट क्या है यहाँ पर, और अपने अंदर से लाइट को गुजरने दे रहा है। रबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो रबर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से कोई लाइट या रोशनी नहीं गुजरती। ग्लास, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कार का एग्जाम्पल लिया था, तो कार का जो ग्लास होते हैं या फिर कोई भी एक कांच का अगर हम ग्लास लेंगे तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, लाइट को उसके आर पार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा, ग्लास बी। कॉपर जो है, कॉपर भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और वुड यानी कि लकड़ी जो है ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एक दर्पण उदाहरण है। दर्पण किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? दर्पण किस चीज़ का उदाहरण है देखिएगा यहाँ पर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि पारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट अपारदर्शी वस्तु, ट्रांसलूसेंट पारभासी, और नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मिरर की बात करते हैं दोस्तों तो मिरर क्या होता है? मिरर में और ग्लास में बहुत फ़र्क है दोस्तों। ग्लास जो होता है दोनों साइड से आर पार वहाँ से लाइट भी हो सकती है और हम क्लियरली देख भी सकते हैं, लेकिन मिरर जो होता है, मिरर के एक साइड में आपको पॉलिश किया हुआ सरफेस नज़र आएगा और दूसरे साइड में हम अपना उसमें चेहरा देख सकते हैं दर्पण के अंदर। तो मिरर जो होता है दोस्तों, मिरर यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मिरर यहाँ पर एक ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट तो हम ग्लास को कहेंगे, या फिर जो कांच होता है हम उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे, और ट्रांसलूसेंट जिसमें से हम कुछ देख सकते हैं, कुछ चीज़ें क्लियरली, या फिर कुछ रोशनी वहाँ से हम गुजार सकते हैं, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट जहाँ से कोई रोशनी गुजरती नहीं, अगर हम उसके ऊपर टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च की रोशनी वापस बाउंस बैक होगी, दूसरे तरफ चली जाएगी, लेकिन उसके आर पार नज़र नहीं आएगा हमें कुछ भी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए है अ थिन ग्लास शीट, अ थिन पेपर शीट, अ थिन आयरन शीट, अ थिन वुडन शीट, यानी कि एक पतली लकड़ी की शीट, एक पतली लोहे की शीट, एक पतली कागज़ की शीट और एक पतली कांच की शीट। तो देखिएगा, अगर आप डी ऑप्शन की बात करेंगे, अ थिन वुडन शीट, एक लकड़ी की शीट, तो ये ट्रांसलूसेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसलूसेंट हम उसे कहेंगे जिसमें से कुछ रोशनी गुजर रही है और कुछ रुक रही है, यानी कि हम कुछ क्लियरली देख सक रहे हैं और कुछ नहीं दिख सकता हमें, यानी कि जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो हमें साफ साफ नज़र नहीं आ रही, नज़र तो आ रही है लेकिन साफ नज़र नहीं आ रही हमें, तो उसे हम ट्रांसलूसेंट करेंगे। तो अ थिन वुडन शीट, अगर हम एक लकड़ी की शीट को अगर रख देंगे तो वहाँ से हमें आर पार कुछ नज़र नहीं आएगा, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया कट यहाँ पर। अब अगर सी की बात करेंगे, अ थिन आयरन शीट, लोहे की जो शीट है दोस्तों, तो ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अ थिन पेपर शीट, हाँ, अगर हम यहाँ पर पेपर शीट लेते हैं दोस्तों, तो पेपर शीट को अगर हम देखेंगे, एक पतली पेपर की अगर हम शीट लेंगे और उसके आर पार अगर हम देखना चाहेंगे तो वहाँ से हमें कुछ रोशनी वहाँ से
आर पार होते हुए नज़र आ सकती है। अगर हम उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा हम टॉर्च डालेंगे तो टॉर्च की कुछ रोशनी हमें उसके पार नज़र आएगी और कुछ रोशनी वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि एक पतली कागज़ की शीट। अ थिन ग्लास शीट, ग्लास शीट तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा एग्जाम्पल, ट्रांसलूसेंट का ऑब्जेक्ट का नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइट ट्रैवल्स इन, प्रकाश यात्रा करता है या फिर यात्रा करती है। तो लाइट हमेशा दोस्तों किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? अगर हम किसी पाइप का एग्जांपल लेंगे, अगर हम मुड़ा हुआ पाइप लेते हैं, अगर हम एक कर्व्ड पाइप लेते हैं और उसके अंदर अगर हम किसी लाइट को अगर एक सिरे से उसे हम आँख के पास लगाकर उसके अगर आर पार देखना चाहेंगे अगर मुड़े हुए पाइप में, तो हमें क्लियरली नज़र नहीं आएगा। अगर हम जिगजैग लेंगे तो जिगजैग में भी हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऊपर नीचे रहेगा। और लाइट हमेशा दोस्तों क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, एक सीधी रेखा में हमेशा लाइट ट्रैवल करेगी दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो रहेगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और रैंडम वे, यानी कि एक यादृच्छिक तरीके से, यानी कि ऐसे किधर भी नहीं भागेगी वो। तो लाइट जो रहेगी दोस्तों हमेशा स्ट्रेट लाइन में अपनी एक सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती है, यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन अ वे ऑफ लाइट इट मेक्स। जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो वो बनती है, क्या बनती है? ए है अ शैडो, बी है अ कलर्ड इमेज, सी है अ ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड डी है नो इमेज। यानी कि एक छाया बनती है या एक रंगीन छवि बनती है, एक काली और सफ़ेद छवि बनती है या फिर कोई इमेज नहीं बनती। देखिए व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मोबाइल लेता हूँ, कोई मोबाइल लेकर मोबाइल के ऊपर अगर मैं टॉर्च मारता हूँ तो उसके पीछे दीवार पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एक छवि बनेगी जिसे हम शैडो कहेंगे दोस्तों, या फिर एक छाया भी हम जिसे कहते हैं, या फिर परछाई भी जिसे हम कहेंगे। तो एक शैडो बनेगा वहाँ पर। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, जैसे कि हमने पहली जो स्लाइड देखी थी दोस्तों, वहाँ पर एक लेमन के ऊपर टॉर्च मारी गई थी और टॉर्च क्या, लेमन क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसके नीचे जो है उसकी परछाई बन चुकी थी, तो वो जो रहेगा शैडो हम उसे कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 द शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन दी, यानी कि छाया का आकार निर्भर करता है किस पर? द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ द सोर्स लाइट। यानी कि वस्तु के आकार पर, वस्तु के ऑब्जेक्ट के साइज़ पर या फिर शेप पर, प्रकाश स्रोत का आकार या फिर स्रोत प्रकाश का रंग। तो किसके ऊपर ये डिपेंड करता है दोस्तों? द शेप ऑफ द शैडो, अगर कोई शैडो बन रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ पर? तो देखिएगा इसका राइट क्वेश्चन क्या रहेगा, द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन दी, यानी कि छाया का आकार निर्भर करता है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का शेप किस तरह से है, वो किस शेप में है। अगर आप कोई स्टार लेंगे, अगर हाथ में अगर आप एक स्टार के शक्ल का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके ऊपर अगर आप रोशनी डालेंगे टॉर्च से, तो उसकी जो छाया, उसकी जो परछाई जो बनेगी तो वो भी स्टार की शक्ल की ही बनेगी, ना कि कोई सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल टाइप में। अगर आप कोई रेक्टेंगल के टाइप में अगर आप ले रहे हैं और उसके ऊपर आप अगर टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो उसका जो पीछे शैडो जो बनेगा, जो परछाई जो बनेगी दीवार के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी वहाँ पर उसी सेम शेप के अंदर बनेगी। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ये मैटर करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, तो जो समतल दर्पण है, जो प्लेन जो मिरर होता है दोस्तों, वहाँ पर जो इमेज बनती है, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो किस टाइप का बनता है? तो ए है इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा होता है,
बी है इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, सी है इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड यानी कि प्रत्यक्ष लेकिन पार्श्व से उल्टा, और डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लेन मिरर पर जब भी कोई इमेज बनती है दोस्तों तो वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, बट लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 है इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है दोस्तों? अगर आपने 7वीं 8वीं में या 6ठी क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो हमने जो हमारा लास्ट इसके पहले हमने कुछ सेशन भी लिया था इस चैप्टर के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, तो वहाँ पर हमने इसका प्रोसीजर भी बताए थे कि पिन होल कैमरा कैसे बनाना है। अलग अलग टाइप के बॉक्स लेते हैं, एक बड़ा बॉक्स लेते हैं, एक छोटा बॉक्स लेते हैं, और एक पिन के टाइप में उसके अंदर एक होल करते हैं, और एक स्क्रीन के लिए वहाँ पर छोटे बॉक्स को अंदर से कट करके थोड़ा सा एक पैच लगाते हैं। तो अगर आप हमारा वो सेशन भी अगर आप देखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, अगर आप वो सेशन देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी थ्योरी से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज़ यानी कि पिन होल कैमरे से बनी छवि है, कैसी है? पिन होल कैमरा में जब भी कोई इमेज बनती है, जब भी कोई छवि बनती है तो वो कैसी होती है? तो देखिएगा ऑप्शन है ए इरेक्ट, बी इन्वर्टेड, सी समटाइम्स इरेक्ट समटाइम्स इन्वर्टेड, और डी है नन ऑफ दिस यानी कि ए है सीधी, बी है उल्टी, और सी है कभी सीधी कभी उल्टी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीचे के 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, समटाइम्स इरेक्ट समटाइम्स इन्वर्टेड, ये तो एकदम बेकार फालतू ऑप्शन है यहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्या कभी सीधी बन जाएगी कभी इन्वर्टेड, यानी कि अपने दिल में जैसा मर्जी आए वैसी बन थोड़ी जाएगी? तो ऐसा नहीं होता। जब भी पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है, फॉर्म होती है, तो वहाँ पर हमेशा उसकी इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी ऑन द अदर इज़ नोन एज। एक खगोलीय पिंड की दूसरे पर छाया का बनना क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है इमेज, बी है रिफ्लेक्शन, सी है एक्लिप्स, और डी है नन ऑफ दिस यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी, एक सेलेस्टियल बॉडी की शैडो का फॉर्मेशन जो होता है, ऑफ द अदर इज़ नोन एज, ऑन द अदर यानी कि किसी दूसरे के ऊपर, एक खगोलीय पिंड की, ये यानी कि अब जैसा कि हम ग्रहण वगैरह देखते हैं दोस्तों, तो ग्रहण क्या है? वो एक सेलेस्टियल बॉडी का शैडो का फॉर्मेशन होता है, ग्रहण लग रहा है कहते हैं, एक्लिप्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो रहेगा उसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, जिसे हम एक्लिप्स या फिर ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। When a light ray returns back after striking the surface of the plane mirror is, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हमने पहली स्लाइड जब डिस्कस किए थे दोस्तों, तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्या कहा जाता है। एक वो रे होती है जो इंसिडेंट कर रही है यानी टकरा रही है जाकर, और एक वापस बाउंस बैक हो रही है जो कि रिफ्लेक्टेड कहला रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन अ लाइट रे रिटर्न्स बैक आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड, यानी कि एक प्लेन मिरर है और वहाँ पर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है उसके प्लेन मिरर के सरफेस पर, और टकरा कर वहाँ से वापस हो रही है, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अब ये क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं है यहाँ पर, क्यों तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर, एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर और आपको उसको ऑब्जर्व करना है। एक टॉर्च है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टॉर्च है और टॉर्च से यहाँ से रोशनी डाली गई एक मिरर के ऊपर, और ये वापस बाउंस बैक हो रही है, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई हुई है और इसकी स्क्रीन के ऊपर एक पैच बनता है। अ पैच ऑफ लाइट इज़ ऑब्टेन्ड एट बी, यानी कि एक यहाँ पर स्क्रीन है और इसके ऊपर एक पैच ऑब्टेन हो रहा है, पैच मिल रहा है हमें, जिसे हम बी कह रहे हैं।
व्हेन द टॉर्च इज़ लाइटेड एज शोन, जैसे कि यहाँ पर टॉर्च की रोशनी इस पर डाली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ केप्ट एट पोजिशन ए टू गेट दिस पैच ऑफ लाइट, यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या रखा गया है जिसकी वजह से टॉर्च इसके ऊपर डालने के बाद यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक पैच बन रहा है। जैसे कि दिखाया गया है कि जब टॉर्च जलाया जाता है तो यहाँ पर देखिए, जब टॉर्च जलाया जाता है तो बी पर प्रकाश का एक पैच प्राप्त होता है। प्रकाश के इस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थान ए पर रखा जाता है। तो एक वुडन शीट है रखी गई, या फिर एक ग्लास की शीट है, या फिर एक मिरर है, या फिर एक शीट ऑफ वाइट पेपर है, यानी कि एक लकड़ी की शीट है, या फिर कांच की शीट है, या एक दर्पण है, या फिर सफ़ेद कागज़ की एक शीट है। तो ये बताना है दोस्तों हमें यहाँ पर। तो सीधी सीधी बात है, हम जब किसी मिरर के ऊपर या किसी दर्पण के ऊपर जब टॉर्च लगा मारते हैं या स्ट्राइक करते हैं, तभी वो वापस बाउंस बैक होकर दूसरी स्क्रीन पर या फिर कोई दीवार पर एक पैच बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो भी यही रहेगा, सी, यानी कि एक दर्पण है यहाँ पर जो लगाया हुआ है, ये एक मिरर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 4 स्टूडेंट्स A, B, C and D looked through pipes of different shapes to see a candle flame as shown in figure. Who will be able to see the candle flame clearly? देखिए, 4 विद्यार्थी है और A, B, C, D चारों विद्यार्थी है यहाँ पर, और इनमें से क्या किया गया है, चारों विद्यार्थी A, B, C, D ने एक मोमबत्ती की लौ देखने के लिए विभिन्न आकृतियों के पाइप से देखा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो 4 यहाँ पर देखिए ये चित्र बनाए गए हैं, A और B, C और ये D। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें से देख रहे हैं। तो कौन से स्टूडेंट को, कौन से विद्यार्थी को यहाँ पर क्लियरली कैंडल की जो लाइट जल रही है वो नज़र आएगी। इसके एक साइड में कैंडल रखा हुआ है और इधर से देखना है। यहाँ पर कैंडल है, यहाँ से देखना है, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ से देखना है, और इधर कैंडल रखी गई है, यहाँ से देखना है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्लियरली जो नज़र आएगा वो किसे नज़र आएगा, तो वो नज़र आएगा इस डी वाले लड़के को, इस डी वाले विद्यार्थी को। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि लाइट जो होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ना कि इस टाइप में। अगर जिगजैग पोजीशन में अगर ट्रैवल करेगी लाइट तो यहाँ से यहाँ तक तो दिखेगा उसे, लेकिन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से ये पाइप कर्व हो गया है, यहाँ पर ये जिगजैग लाइन में है, यहाँ पर ये फोल्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पाइप है जो कि स्ट्रेट है, इसलिए उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को वो कैंडल भी क्लियर नज़र आएगी वहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो। निम्नलिखित में से कौन छाया का निरीक्षण करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं है। देखिए, एक शैडो बनाना है और एक शैडो के लिए कुछ चीज़ें लगती है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, कुछ मटेरियल्स लगते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर शैडो के बनाने के लिए या फिर उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो हमें बताना है कौन सा है। जब हम कोई छाया, कोई शैडो बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है स्क्रीन, ऑप्शन सी है सोर्स ऑफ लाइट, और ऑप्शन डी है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर सन जो है या सूर्य जो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एक स्क्रीन हमें लगेगी, या तो आप दीवार ले लीजिए या कोई शीट ले लीजिए, स्क्रीन का काम कर लेगी। सोर्स ऑफ लाइट की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट की जगह पर आप चाहे आग जला दीजिए, चाहे आप टॉर्च ले लीजिए, अलग अलग सोर्स आप लाइट के इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, जब लाइट को हम उसके ऊपर डालेंगे तो उसके पीछे जो हम स्क्रीन रखेंगे वहाँ पर वो शैडो बनेगी। तो ये जो सन है, सन, सूरज की रोशनी की हमें ज़रूरत क्या है, हम किसी और रोशनी का, किसी और प्रकाश का भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा सन, यानी कि सूर्य। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अब एक पहेली, एक लड़की है पहेली नाम की,
पहली ऑब्जर्व द शैडो ऑफ अ ट्री एट 8 AM, 12 noon and 3 PM. Which of the following statement is closest to her observation about the shape and size of the shadow? यानी कि पहेली ने सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, देखिएगा एक पहेली नाम की लड़की है, उसने सुबह 8 बजे, उसके बाद फिर दोपहर 12 बजे, फिर उसके बाद 3 बजे, दोपहर के बाद फिर 3 बजे एक पेड़ की छाया का अवलोकन किया। छाया के आकार और आकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोकन के सबसे करीब है? ऑप्शन क्या दिए गए देखिएगा। द शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस बट द साइज रिमेन्स द सेम। तो ऐसा होता है क्या कि पेड़ की छाया का आकार बदल जाता है, लेकिन आकार यानी कि उसका साइज़ जो है, शैडो तो बदलेगी, शेप तो बदलेगा लेकिन उसका साइज़ सेम रहेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी दे रहा है द साइज़ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस बट द शेप रिमेन्स द सेम। तो क्या ये ऐसा होता है कि पेड़ की छाया का आकार बदल जाता है लेकिन आकार वही रहता है, यानी कि साइज़ उसका चेंज हो रहा है लेकिन शेप वही रह रहा है? तो ये भी बात यहाँ पर गलत है दोस्तों। सी है बोथ द साइज़ एंड द शेप ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री चेंज। बिल्कुल, अगर आप 8 बजे सुबह देखेंगे तो सूरज आपको इस साइड दिखेगा और उसकी जो शैडो बनेगी, उसका जो छाया बनेगा उस पेड़ का, तो वो उसका साइज़ और शेप अलग रहेगा। लेकिन फिर अगर 12 बजे अगर एकदम स्ट्रेट ऊपर रहेगा सूरज, तो वहाँ से उसका शेप और साइज़ उस शैडो का वो बदल जाएगा। फिर उसके बाद अगर 3 बजे देखेंगे तो सूरज अगर ये साइड आता है तो फिर यहाँ से उसका शैडो का शेप और साइज़ वो वहाँ से भी आपको बदला हुआ नज़र आएगा। तो ये जो रहेगा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन वो रहेगा सी, यानी कि पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाती है। ऑप्शन डी है नाइदर द शेप नॉर द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, एकदम आसान क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शैडो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी गोलाकार छाया नहीं बना सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शैडो। ऑप्शन है अ बॉल, ऑप्शन बी अ फ्लैट डिस्क, ऑप्शन सी अ शूज़ बॉक्स, ऑप्शन डी एन आइसक्रीम कोन। यानी कि एक गेंद है, एक फ्लैट डिस्क है, एक जूते का डिब्बा है और एक आइसक्रीम कोन है। अब अगर यहाँ पर हम सर्कुलर शैडो की बात करेंगे तो देखिए बॉल है, तो अगर बॉल के ऊपर अगर हम रोशनी डालेंगे तो उसकी जो शैडो बनेगी वो सर्कुलर ही बनेगी। एक फ्लैट डिस्क है तो उसकी भी जो शैडो होगी ये हम सर्कुलर बना सकते हैं। एक शू का बॉक्स है, लेकिन शू का बॉक्स जो होता है दोस्तों, ये या तो आपको रेक्टेंगुलर या फिर आपको स्क्वायर में नज़र आएगा, या तो आपको चौकोन में नज़र आएगा, स्क्वायर में, या फिर रेक्टेंगुलर में नज़र आएगा। इसलिए इसका अगर हम शैडो बनाना चाहेंगे सर्कुलर में, यानी कि राउंड शेप में, गोल शेप में अगर हम इसकी शैडो बनाना चाहेंगे तो हम कभी भी नहीं बना सकते। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अ शू बॉक्स। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे MCQs, जो कि टॉपिक था हमारा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसके आगे भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस या फिर PYQs हम लेकर आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए